मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है और चिर प्रतीक्षित है, आप लोगों के लिए बहुत ही डिमांडेड है। इस शीर्षक पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिस पे आज भी व्यू आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो और स्पष्ट रूप से देना चाहिए। शीर्षक का नाम है ग्रहों के द्विद्वादश योग का फलित प्रभाव, रिजल्ट ऑफ द्विद्वादश योगा ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ हमने केवल एक केपी लग्न नामक कस्प चार्ट दिया है, मतलब कि लग्न और कस्प चार्ट में अंतर होता है, लेकिन मैं यह समझाने के लिए दिया हूँ। मान लीजिए लग्न कुंडली भी है, कस्प कुंडली, लेकिन आपसे यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो भी फलित होता है, फलादेश होता है, वह कस्प कुंडली के द्वारा होता है। तो इसको मेनली कस्प कुंडली मानिए, और लग्न कुंडली की बात आएगी तो दृष्टि आदि जो देखने की बात होगी, इसको लग्न कुंडली मान लीजिए। स्पष्ट है कि ग्रहों का द्विद्वादश योग, अर्थात द्वि माने दूसरा और द्वादश माने 12वां, अर्थात ग्रह एक दूसरे को के दूसरे और 12वें हों, तो इसको द्विद्वादश योग कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से मैंने कई वीडियो में ये व्याख्या किया है कि जीवन की कोई भी घटना या कोई कार्य, उसके प्रमुख और सहायक भाव होते हैं और उसके विरोधी भाव भी होते हैं। उदाहरण के लिए समझा दूं, जैसे नौकरी का विषय है, नौकरी का प्रमुख भाव है 6वां और उसके सहायक भाव हैं 2, 11 और 10। ये हमने बार बार बताया है। और इसके विरोधी भावों को हमने बताया है कि 6वें का व्यय माने 5वां, दूसरे का व्यय स्थान माने पहला, 11वें का व्यय 10वां होता है, लेकिन नौकरी के मामले में उसे व्यय नहीं माना जाता। 10वें का व्यय स्थान 9वां, कुंडली का 8वां और 12वां, ये तो हमने बताया है। यहाँ 8वां और 12वां से मतलब नहीं है, अर्थात किसी भी भाव के व्यय स्थान में स्थित भाव उसका विरोधी फल देता है। इसी तरह से जो भी ग्रह हैं, अगर एक दूसरे के द्वितीय और द्वादश में बैठे हैं तो एक द्वितीय वाला उसके लिए लाभदायक होगा और द्वादश वाला उसके लिए विरोधी होगा। जैसे इस कुंडली में हमने दिखाया है, शुक्र यहाँ बैठा है चतुर्थ भाव में और सूर्य बैठा है पंचम में, अर्थात शुक्र के लिए दूसरा, सूर्य जो है शुक्र से द्वितीय स्थान में है, अर्थात शुक्र के लिए सूर्य वृद्धि कारक है, द्वितीय माने धन या वृद्धि का स्थान, और लाभदायक है, सहयोगी है, मित्र है। लेकिन इसी सूर्य के लिए शुक्र 12वें पड़ रहा है, ये देखिए चौथे स्थान, तो शुक्र इसका विरोधी हो जाएगा। तो जो विरोधी भावों का फल हमने बताया है, वही फल शुक्र का सूर्य के लिए होगा। और जो सहयोगी भाव हमने बताया है 6, 2, 10, 11, यही फल शुक्र के लिए सूर्य का होगा। अब चूंकि विषय नहीं है, लेकिन हम बात को स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा औसत दर्जे की चल रही है, और आप कोई बिजनेस, कारोबार या किसी भी क्षेत्र में आप प्रगति कर रहे हो, विकास कर रहे हो, जिस भी स्थिति में हो, अब उस महादशा में एक दो प्रकार के प्रभाव मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ऑल के बटन पर पुश कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे प्रसन्नता के लिए ज़रूर दीजिए, मैं उसका स्पष्ट जवाब जरूर देता हूँ। इसके आप लोग साक्षी हैं। दूसरा विषय, वीडियो को स्किप करके मत भगाइए। 10, 5, 12, 15 मिनट की जो भी वीडियो है, इसको पूरा देखेंगे तो आपको असली जानकारी होगी
और ये भी बता दिया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिए, काट के मत देखिए, क्योंकि हो सकता है वह महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, आपने वीडियो को स्किप कर दिया। तो पूरा वीडियो देखिए, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए, निश्चित रूप से आप समझ जाओ। बहुत मित्रों का यह है कि लाइट बड़ी तगड़ी है। मित्रों, यह कोई स्टूडियो नहीं है, मैं जनरली इसी व्हाइट बोर्ड पर खड़ा होता हूँ एज ए टीचर, आपको जैसे क्लास लिया जाता है, अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। अगर थोड़ा सा लाइट चमकीली है, लेकिन मेरी वाणी और समझाने का तरीका बड़ा स्पष्ट है, इसी को महत्व दीजिए। और बहुत चमक दमक और डेकोरेशन में मैं स्वयं विश्वास नहीं करता, और मैं वो व्यवस्था कर भी नहीं पाया। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जैसे शुक्र की महादशा चल रही है, अब 2 प्रकार हमने बताया है, ये फलित प्रभाव द्विद्वादश योग का कैसे हो। एक तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह में ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं। तो शुक्र में जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी, शुक्र से द्वितीय स्थान में सूर्य है, तो धन स्थान में है, द्वितीय स्थान धन स्थान है, साथ जो भी वर्क उसका हो रहा है, कार्य उसमें वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, व्यवसाय कर रहा व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी कर रहा तो उसमें प्रमोशन होगा, और उसके परिवार और कुटुंब की स्थिति अच्छी होगी, परिवार में मेल भाव। लेकिन अगर शुक्र की ही महादशा है और सूर्य मान लीजिए तीसरे होता, यहाँ तीसरे भाव में, यहाँ सूर्य तीसरे होता, तो शुक्र से सूर्य द्वादश हो जाता व्यय स्थान में। अर्थात शुक्र की अंतर्दशा जब आती, तो सूर्य की अंतर्दशा जब आती शुक्र की महादशा में, तो स्थिति यह बनती कि जो भी गतिविधि चल रही है शुक्र के पीरियड में, कोई भी गतिविधि जीवन की, चाहे धन संबंधी, चाहे संतान संबंधी, चाहे विवाह संबंधी, चाहे नौकरी संबंधी, चाहे व्यवसाय संबंधी, या कहीं से संबंधित, जिसमें आप प्रगति चाहते हो, सफलता चाहते हो, व्यय स्थान में सूर्य के होने के नाते वो कितनी भी पात्रता उसमें होती, फिर भी वह विरोधी भाव देता। जिस तरह से एक विरोधी व्यवहार करता है, विरोधी बहुत सबल होगा, बहुत धनवान होगा, तब भी आपका विरोध ही करेगा। विरोधी निर्बल होगा, तब भी आपका विरोध ही करेगा। निर्बल होगा तो अधिक कम विरोध कर पाएगा, सबल होगा तो और विरोध। इसे भूमिका को आप देखिए। और ग्रहों का फल तो उनकी नक्षत्र स्थिति के अनुसार, उप नक्षत्र स्थिति के अनुसार हमने बताया है। उन नियमों को आत्मसात करते हुए, जोड़ते हुए इस नियम को देखिए कि अगर सूर्य 12वें स्थान में जो ग्रह बैठा है उसकी अंतर्दशा आ गई तो हानि करेगी, विरोध करेगी। और जो धन स्थान में कोई ग्रह बैठा है उसकी अंतर्दशा आ गई तो कहाँ विरोध करेगी? जो जिसकी महादशा चल रही है, महादशा के कार्य में अवरोध करेगी, विरोध करेगी। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा भी, कोई भी अंतर्दशा हो, अगर द्विद्वादश स्थिति हो, ये ग्रह कहीं भी बैठे हों, शुक्र यहाँ बैठा है और सूर्य यहाँ बैठा तो द्वितीय हो जाएगा, शुक्र यहाँ बैठा, सूर्य यहाँ बैठा तो 12वां। ऐसे किसी भी ग्रह के लिए द्वितीय और 12वें का योग आप देख सकते हैं। अर्थात 12वें वाले का जब कालखंड आएगा अंतर्दशा के रूप में किसी ग्रह की महादशा में, उससे 12वें बैठे हुए ग्रह का अंतर्दशा आएगा तो हानिप्रद होगा, विरोधप्रद होगा, अवरोधप्रद होगा, गतिरोधप्रद होगा। आपकी बाधा पड़ जाएगी, आपकी जो उन्नति हो रही थी उसमें अवरोध आ जाएगा उसकी क्षमता के अंदर। और ये तो हो गया अंतर्दशा। लेकिन अगर महादशा चेंज हो रही है तब भी ये फल पड़ता है। ये शुक्र की महादशा आज खत्म हो रही है और सूर्य की महादशा जाएगी, इस सूर्य की जो द्वितीय बैठा,
तो इस सूर्य की महादशा में धन के भाव में बैठा है, जो भी सूर्य में स्थिति थी उस स्थिति को और सुधारेगा, धन में वृद्धि करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा, संतान नहीं हो रही संतान देगा, विवाह नहीं हो रहा विवाह देगा, और जो भी उन्नति प्रगति होगी वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी सूर्य की क्षमता के अनुसार। ये नहीं कहता कि सूर्य बहुत निर्बल है तब भी कुछ सहयोग करेगा, सूर्य बहुत सबल है तो बहुत अधिक सहयोग करेगा। लेकिन यही सूर्य अगर 12 में बैठा है इस स्थिति में, और शुक्र की महादशा खत्म हो रही है, ये बड़ी हानिपद, और बड़ी हानिपद क्या परिवर्तनकारी होती है, विस्मयकारी होती है। मैंने थंबनेल में डाला है। तो मित्रों, विस्मयकारी यह है कि अंतर्दशाओं में तो अच्छा बुरा प्रभाव प्रतीत होगा, गतिरोध अवरोध आएगा, लेकिन महादशा अगर बदल रही है और जो ग्रह आने वाला है वो 12 में बैठा हुआ है, जो महादशा चल रही है उसके, तो आप जो कारोबार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, जिस स्टेज पर हो उसमें ही परिवर्तन कर देगा। अर्थात आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ के व्यवसाय करने लगो, या किसी दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे हो तो दूसरी जगह नौकरी करने लगो, या उससे अप चले जाओगे या डाउन चले जाओगे उस ग्रह की। तो अगर कोई एक व्यवसाय कर रहे हो, जैसे आप टीचिंग लाइन कर रहे हो, तो आप चले जाओगे ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, या कंप्यूटर के क्षेत्र में, या डेयरी के क्षेत्र में, या किराना के क्षेत्र में, या किसी अन्य क्षेत्र में, मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में। मतलब वो परिवर्तन कर देगा आपके कारोबार में। जो भी कारोबार आपका चल रहा है उसमें परिवर्तन हो जाएगा 12 में बैठे हुए ग्रह की महादशा आने पर। जैसे यहाँ आप देखिए, शुक्र से द्वितीय में सूर्य है, अगर इसकी शुक्र की महादशा खत्म हुई, सूर्य की महादशा आई, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें वृद्धि होगी। जो उसका कारोबार चल रहा था, जो उसकी व्यवस्था चल रही है। लेकिन अगर सूर्य 12 में बैठा है और शुक्र की दशा खत्म हुई, तो सूर्य की महादशा जब आएगी तो कारोबार ही बदल जाएगा, बड़ा चेंज होगा। ये नहीं कहता कि हानिप्रद होगा, वो बदल के बहुत अधिक लाभकारी स्थिति में भी जा सकता है, लेकिन उस व्यवसाय में, उस कारोबार में, उस जॉब में नहीं रहेगा। तो मित्रों, आप समझ गए कि द्वितीय स्थान धनप्रद होता है, वृद्धिप्रद होता है, और लाभप्रद होता है, सहयोगी होता है, सहायक होता है, और व्यय स्थान विरोधी होता है और हानिप्रद होता है, असफलतादायक भी होता है, और परिवर्तनकारी भी होता है, विस्मयकारी भी होता है। अब मुझे पता है कि आप सब समझ गए हो। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 2 दिन बाद नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।